नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। आज मैं आपको एक ऐसे मामले से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसमें आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, कार्यपालिका की भूमिका निभाने के लिए जिन आईएएस अधिकारियों का सिलेक्शन होता है, उनमें से 2 आईएएस अधिकारी, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने वाले आईएएस अधिकारी, व्यवस्था के शीर्ष तक पहुंचने वाले 2 आईएएस अधिकारी, इन दोनों ने किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को, तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए पता नहीं किस मानसिकता से इसे बजट डॉक्यूमेंट में शामिल करवाने में अपनी बड़ी भूमिका अदा की और अंततः इसे संसद की मंजूरी भी दिलाई। बजट डॉक्यूमेंट में शामिल क्यों किया गया, इस घटना को जरा आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बजट मनी बिल होता है। राज्यसभा उसे 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, उस पर राज्यसभा इसे 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, लेकिन इसे डिसअप्रूव नहीं कर सकती, उसे खारिज नहीं कर सकती। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित होता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी अरुण जेटली के द्वारा पेश किए गए बजट डॉक्यूमेंट के साथ पारित करा लिया गया। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो आपत्ति उठाई गई थी, एक आपत्ति तो इलेक्शन कमीशन ने उठाई कि इस तरह की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे चुनाव की शुचिता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति उठाई गई, वो आपत्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उठाई गई। और सभी जानते हैं कि भारत में रिजर्व बैंक के प्रति आम लोगों में कितनी इज्जत है। रिजर्व बैंक कैश और बॉन्ड यानी भारतीय करेंसी, जो रुपया हमारे आपके जेब में जाता है, उस रुपये का, उसकी पवित्रता का, उसकी मान्यता का एकमात्र ब्रांड कोई है तो वो रिजर्व बैंक है। सबके पास नोट होगा, हमारे पास, आपके पास, सबके पॉकेट में भी 10, 20, 50, 100, 500, 2000 के नोट होंगे। और सबने देखा होगा, सबके ऊपर लिखा रहता है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी। सबने देखा होगा कि उस पर लिखा रहता है, मैं धारक को जिस राशि का नोट है, मैं धारक को अमुक राशि अदा करने का वचन देता हूं। वो अकेला बियरर है बॉन्ड का, चेक का, डिमांड ड्राफ्ट का। पूरी तरह से भारत के मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक अकेला बियरर है। लेकिन रिजर्व बैंक की आपत्ति को दरकिनार किया गया। इस पूरे मामले पर मैं आता हूं कि आखिर इतना बड़ा गड़बड़ झाला अब आज की तारीख में, जब सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर पूरी सुनवाई की है और चुनाव आयोग को 2 हफ्ते का वक्त दिया है कि जितने इलेक्टोरल बॉन्ड 30 सितंबर तक आया है, उन सब का डेटा सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा करे कि पैसा देने वाला कौन और कौन सा पैसा किस पार्टी के पास गया। लेकिन इस पूरे मामले की तफसील तक जाने के लिए और इन 2 आईएएस अधिकारियों की भूमिका और इन 2 आईएएस अधिकारियों को, जिन आईएएस अधिकारियों ने इस पूरे मामले की ड्राफ्टिंग की, पूरा प्लॉट तैयार किया इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है अपनी सुनवाई के दरमियान, और तीखी टिप्पणियां भी की है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शिता को सुनिश्चित नहीं करता, उस पारदर्शिता विरोधी इलेक्टोरल बॉन्ड के पूरे ड्राफ्ट को तैयार करने में जिन 2 आईएएस अधिकारियों ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई, उन 2 आईएएस अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद सरकार ने बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट मलाईदार पद दिए। तो आप सोच सकते हैं कि सेवा के बदले मेवा खाने की यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में आईएएस अधिकारियों में भी घर कर गई है। और इस तरह से सेवा के बदले मेवा, इस तरह की सेवा जिस सेवा में पारदर्शिता का अभाव हो, जिस सेवा में काले धन की बू आती हो, जिस सेवा में एक पक्षीय व्यवस्था की संभावना दिखती क्या हो, दिख भी रही हो, और एक ऐसी सेवा जिस सेवा के द्वारा भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद ही कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही हो, उस लोकतंत्र की सफलता के लिए जिस भारतीय ब्यूरोक्रेसी की परिकल्पना सरदार पटेल के दौर में की गई, 1946 में अलग अलग राज्यों के प्रीमियर और यूनियन कैबिनेट के लोगों के बीच संविधान सभा के पहले जिस ऑल इंडिया सर्विसेज की कल्पना की गई थी, सरदार पटेल ने जिस मजबूती से आईएएस का पक्ष रखा था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होनी चाहिए, उसके अधिकारी उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही पलीता लगाने वाला स्कीम अगर अपनी तरफ से ड्राफ्ट करते दिखे और उसकी कानूनी अड़चनों के लिए रिजर्व बैंक की आपत्तियों को भी दरकिनार करते दिखे, तो आप सोच सकते हैं व्यवस्था कहां तक जा चुकी है। सबसे पहले मोटे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आज प्रासंगिक है इसलिए मोटे तौर पर बता देते हैं कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अरुण जेटली के बजट में शामिल किया गया। भारत सरकार का जो बजट 2017 में अरुण जेटली ने पेश किया,
उसमें इस इलेक्टोरल बॉन्ड की परिकल्पना थी। उसमें वो एक थ्योरी थी कि 1000 से लेकर 1 करोड़ के बीच में 5-6 ऐसी अमाउंट है जिस अमाउंट का बॉन्ड कोई भारत में स्टेट बैंक की उन चुनिंदा 29 शाखाओं से जिन्हें इसके लिए बनाया गया है, जिन्हें अधिकार दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का, वहाँ से खरीद सकते हैं और फिर वो किसी भी पार्टी को दे सकते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी उसे 15 दिनों के भीतर बैंक में कैश करा सकती है। अब वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर किसी पार्टी को देने वाला व्यक्ति, वो आम आदमी हमारी आपकी तरह का है, वो कोई सरकारी नौकरी वाला है, वो कोई क्रिमिनल अपराधी है, वो कोई स्मगलर है, वो कोई विदेशी नागरिक है, ये पहचान गुप्त रखी जाएगी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया में कहा गया कि उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और पहचान गुप्त रखने के साथ उस व्यक्ति को जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा उसको इनकम टैक्स में छूट भी दी जाएगी। अब इस पूरे प्रोसेस के ऊपर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 2017 में अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो उस आपत्ति के दरमियान जनवरी में ही 1 फरवरी को बजट आना था और बिल्कुल आखिरी दौर में जब ये मामला सामने आया तो रिजर्व बैंक ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। क्या आपत्ति दर्ज कराई? मोटे तौर पर 4 आपत्तियां जिनसे मैं आपको रूबरू करवाता हूं। रिजर्व बैंक ने आपत्ति दर्ज कराई कि चूंकि किसी भी तरह के कैश, बॉन्ड, चेक वगैरह को जारी करने की एकमात्र भारत में कोई एंटिटी है, कोई संस्था है, कोई अधिकार प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन इस बॉन्ड में बॉन्ड कोई ले रहा है, कैश कोई करा रहा है, रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। और इस प्रकार की प्रक्रिया से भारत में कैश की भूमिका, इंडियन करेंसी की भूमिका, इंडियन करेंसी का भरोसा कम हो सकता है। अब भारतीय रुपए के अलावा या रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए गए रुपए के समकक्ष के किसी बॉन्ड के द्वारा यदि कुछ होता है तो उसकी एक मान्यता है, वैधानिक मान्यता है। लेकिन उससे इतर कोई बॉन्ड है जिसमें लेने वाले का नाम भी पता नहीं, देने वाले का नाम भी पता नहीं, कौन लिया, कौन दिया, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, हवाला का पैसा था कि ओरिजिनल पैसा था, कुछ पता नहीं है। और उस बॉन्ड को लेकर के स्टेट बैंक की ब्रांचेस से बेचा जा रहा है, भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बेचा जा रहा है। तो इस व्यवस्था से भारत का आर्थिक और मुद्रा बाजार का ढांचा चरमरा सकता है, ऐसी आशंका रिजर्व बैंक ने 30 जनवरी 2017 को अपने पत्र में वित्त मंत्रालय को सूचित करते हुए बताई थी। दूसरा ऑब्जेक्शन उसका यह था रिजर्व बैंक का कि रिजर्व बैंक की जो पूरी अथॉरिटी है और जब वो इसे जारी नहीं कर रहा है तो फिर उस परिस्थिति में कोई दूसरा रास्ता जो ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने का हो सकता है, क्या वो नहीं लिया जा सकता? और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात रिजर्व बैंक ने कही कि जब पारदर्शिता ही नहीं है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, पता ही नहीं है कि वो फॉरेन फंड है, पता ही नहीं है वो क्रिमिनल है, पता ही नहीं है कि वो शरीफ आदमी है, पता ही नहीं है कि वो कोई कॉरपोरेट है, या जो बॉन्ड खरीद करके किसी को दे रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो खुद के पैसे से खरीद रहा है, दूसरे के पैसे से खरीद रहा है। मोटे तौर पर कहें तो रिजर्व बैंक के कहने का आशय यही था कि जब इस तरह की ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है, तो फिर इसको क्यों लागू किया जा रहा है, क्यों ये बॉन्ड लाया जा रहा है। और जो चौथी बात रिजर्व बैंक ने कही, वो चौथी बात रिजर्व बैंक ने यही कही कि जब भारत में रिजर्व बैंक और उसके द्वारा रिजर्व बैंक में एफिलिएटेड बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर, जो भी बैंक ट्रांसफर के अलग अलग फॉर्म है आजकल, जब ये सारी चीजें चलन में है तो इसके द्वारा कोई किसी को क्यों नहीं भुगतान कर सकता। जब ये सारी चीजें हैं, कोई किसी के भुगतान पर रोक नहीं है और इसके तहत भी इनकम टैक्स की छूट दी जा सकती है कि कोई किसी को भुगतान करे, तो फिर इस व्यवस्था की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर ये चोरी चोरी चुपके चुपके करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इस तरह से की नौबत आई जिससे लोगों को इसकी जानकारी न दी जा सके? ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि मौजूदा दौर में सत्ता पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दिशा में अपना रिलक्टेंस, अपनी अनिच्छा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब सुनवाई शुरू की तो भारत सरकार की तरफ से सरकार के वकील ने यह तक कहा कि आम जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कौन सा पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है, किसको कितना मिल रहा है। यहां तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई का ही अधिकार नहीं है। अब ये हालत हो गई है कि सरकार के वकील और सरकार तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा मामला सुनेगा और कौन सा नहीं सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट सरकार के अधीन नहीं है, यही सरकार की सबसे बड़ी चिंता है।
होनी भी नहीं चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे पहली और पूर्व निर्धारित शर्त है। और उस शर्त से जब सरकारों को दिक्कत हो रही है, संस्थानों की आपत्ति दर्ज कराने की संवैधानिक और वैधानिक क्षमता से, उस अधिकार से यदि सत्ता को चुनौती मिल रही है, तो सत्ता का डर कई सारे संस्थाओं में तो बैठ सकता है। चुनाव आयोग पर गोदी चुनाव आयोग का तोहमत लग सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर इस्तीफा देकर जा सकते हैं कि इस सिस्टम में काम करना संभव नहीं है। तमाम तरह की भली बुरी बातें वो किताब लिखकर कर सकते हैं, वो मीडिया बयान देकर इस्तीफे के बाद या रिटायरमेंट के बाद कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मैं फिर कहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय सत्ता के ऊपर आम लोगों की भूमिका और लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल का शासन है। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहली और सबसे बड़ी अथॉरिटी है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इस तरह की आपत्तियां जब रिजर्व बैंक ने दी कि उससे भारतीय करेंसी को नुकसान हो सकता है, भारतीय करेंसी डिमीन हो सकती है, रिजर्व बैंक की जारीकर्ता होने की हैसियत पर बट्टा लग सकता है, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित नहीं होती, ब्लैक मनी बढ़ सकती है, ये सारी आपत्ति जब चुनाव आयोग ने दर्ज की, ये सारी आपत्ति जब रिजर्व बैंक ने दर्ज की, उसके बाद जवाब क्या दिया जाता है? यही दो अधिकारी, हंसमुख अढ़िया, नाम आप सबने सुना होगा, नोटबंदी के समय अक्सर टेलीविजन पर दिखते थे, रोज नए नए आदेश जारी करते थे कि यहाँ दिक्कत हो रही है लोगों को तो ये कर दो, वहाँ दिक्कत हो रही है तो ये कर दो। ये हंसमुख अढ़िया साहब ये कह रहे थे उस दौर में कि रिजर्व बैंक, दो बातें उन्होंने कही। पहली बात कि रिजर्व बैंक ने इस स्कीम को ठीक से समझा नहीं। अच्छा, मतलब एक आईएएस अधिकारी जो जगह जगह जिलों जिलों में घूम के आए हैं, वो रिजर्व बैंक से ज़्यादा आर्थिक मामले को, पारदर्शिता को, करेंसी की वैल्यू को और मुद्रा बाजार को समझ रहे थे। कमाल की बात कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि रिजर्व बैंक की आपत्ति, यानी रिजर्व बैंक का जो जवाब था वो समय पर नहीं मिल पाया और बजट डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गए थे। 1 फरवरी को बजट अरुण जेटली ने पेश किया था, सबको पता है। लेकिन यदि कोई गलत चीज़, यदि कोई पारदर्शिता विरोधी चीज़ बजट डॉक्यूमेंट में छप जाए या छाप दिया जाए, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, इरादतन या गैर इरादतन तरीके से छाप दिया जाए, तो क्या उस परिस्थिति में उसे हटाया नहीं जा सकता था? ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। और सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन जनाब को रिटायरमेंट के बाद क्या मिला वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जरा एक दूसरे आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक दूसरे महानुभाव तपन राय के बारे में भी जान लीजिए। ये भी हंसमुख अढ़िया के तर्कों से सहमति जता रहे थे और जब सीधे सीधे इन्होंने यहां तक कहा कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है। जब हफ पोस्ट वाले नितिन सेठी ने इनसे बात की, इनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने तमाम चीज़ इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कही थी, लोकेश बत्रा ने, और उसके बाद जब नितिन सेठी ने बात करने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? द वायर ने पूरी रिपोर्ट छापी है। इन महोदय का कहना था कि इन गुड फेथ एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, अच्छा, एक व्यापक जनहित में पारदर्शिता छुपा लेने से पैसा कौन दे रहा है? वो हवाला का पैसा तो नहीं है, वो किसी आतंकवादी का पैसा तो नहीं है, वो किसी चरमपंथी का पैसा तो नहीं है, वो किसी उद्योगपति का अपने काम कराने के एवज में दिया गया, रिश्वत के रूप में दिया गया पैसा किसी पार्टी को तो नहीं है। इन सब चीज़ों पर पर्दा डालने वाला कोई कानून आ रहा है तो ये व्यापक जनहित में कैसे हो सकता है? ये तपन राय और हंसमुख अढ़िया ही जान सकते हैं। और इस तरह की जवाब देने वाले इन दो आईएएस अधिकारियों को क्या मिला? योगा में पीएचडी किए हैं। मैं आज देख रहा था इनका रिकॉर्ड, हंसमुख अढ़िया का, योगा में पीएचडी किए हैं। और ये आईएएस अधिकारी महोदय जब रिटायर हुए तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़े पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद इनकी गतिविधियां देखिए, ये गुजरात के मुख्यमंत्री के सलाहकार बना दिए गए। दिल्ली में भी भाजपा सरकार, गुजरात में भी भाजपा सरकार। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब भी यही हंसमुख अढ़िया उनके साथ हुआ करते थे, उनके भरोसेमंद अधिकारी हुआ करते थे। रिटायरमेंट के बाद ये गुजरात में एक यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बना दिए जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इन्हें भेजा जाता है, और इन सब के बीच गुजरात में एक यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बना दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार भी बना दिए जाते हैं। सब कुछ होता है।
और जरा दूसरे अधिकारी महोदय को देख लीजिए, तपन राय को। तो तपन राय की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति होती है। और तपन राय उसके बाद गुजरात में जो गिफ्ट सिटी बनाई गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे टैक्स हेवन की तरह देखा जा रहा है, तमाम तरह की टैक्स छूट इसे प्रदान की गई है, उस गिफ्ट सिटी में भी इनकी नियुक्ति होती है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जिस गिफ्ट सिटी को माना जाता है, उस ड्रीम प्रोजेक्ट में तपन राय की नियुक्ति होती है। आप सोच सकते हैं कि ये इनाम किस लिए दिया गया? क्या ये इनाम इस देश में पारदर्शिता का गला घोटने के लिए दिया गया? क्या ये इनाम चुनाव के दरमियान कानूनी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से काले धन को सफेद बनाने और काले धन के उपयोग को वैधानिक अनुमति दिलाने के पूरे ड्राफ्ट को प्रपोज करने के लिए दिया गया, पूरे ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए दिया गया? और क्या इस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणियां की हैं, जिस प्रकार की बातें इस बॉन्ड के बारे में कही है, और वो सारी आपत्तियों को यदि उसके बाद सामने आता है जो सीलबंद लिफाफा इलेक्शन कमीशन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में रखा जाएगा, उसके बाद मौजूदा सत्ता की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल किस प्रकार से सत्ता का बचाव करेंगे, किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड का बचाव करेंगे, और किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे छिपी हुई नीयत का बचाव करेंगे, ये सवाल इस दौर में महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि सेवा के बदले मेवा खाने की जो परंपरा है, उस परंपरा में एक ऐसी सेवा जो आम आदमी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोटने जैसी है, नागरिकों के स्वतंत्र अधिकार, नागरिकों के जानने के अधिकार, नागरिकों के सूचना के अधिकार, इन सब के ऊपर पर्दा डालने वाला कोई कानून अगर लाया जाता है, तो उस कानून को ड्राफ्ट करने वाले, उस गैर संवैधानिक, संविधान विरोधी उस बॉन्ड को ड्राफ्ट करने वाले किसी व्यक्ति को यदि ये सारी चीजें दी जाती है रिटायरमेंट के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी गलत काम किसी अधिकारी से करवा लो और उसके बाद उसको रिटायरमेंट के बाद इनाम स्वरूप कुछ दे दो। यही इस देश में मौजूदा सत्ता का निजाम है और इस निजाम की परंपरा है। और ऐसे निजाम और ऐसी परंपरा के बीच जब सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की तहकीकात में लगता है, जस्टिस चंद्रचूड़ इस पूरे मामले की तहकीकात में लगते हैं और उस दौर में चीजें सामने आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अगली बार इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग, जिसने खुद आपत्ति की थी इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर, वो जब अपने जवाब के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब सरकार की क्या हालत होगी। और मैं नहीं जानता कि विद्वान न्यायाधीश क्या करेंगे, जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की संविधान पीठ क्या करेगी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इस बात की संभावना बन रही है कि हो ना हो इन दोनों आईएएस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाए। इस बात की पूरी संभावना है कि हंसमुख अढ़िया और तपन राय को सर्वोच्च न्यायालय में बुला लिया जाए, खासकर इस खुलासे के बाद कि आपने किस परिस्थिति में रिजर्व बैंक की आपत्तियों को दरकिनार किया, आपने किस परिस्थिति में रिजर्व बैंक की आपत्तियों के साथ साथ चुनाव आयोग की आपत्तियों को दरकिनार किया, और किस तरह से ऐसा ट्रांसपेरेंसी विरोधी, पारदर्शिता विरोधी लेजिस्लेशन लाने के लिए ड्राफ्ट आपने बजट डॉक्यूमेंट में शामिल करवाए। किसने कहा था, किसके इशारे पर यह हुआ था, और कौन सी वो दृश्य या अदृश्य शक्तियां थी जिनके कहने पर इस तरह के कानून लाए गए। एक तरफा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा, आधे से ज्यादा पैसा, तकरीबन 2/3 या उससे भी ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। दूसरी पार्टियों को सत्यनारायण के प्रसाद की तरह इलेक्टोरल बॉन्ड में से पैसा मिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि देनदार कौन है और लेनदार कौन है। लेनदार तो पता है, लेने वाला कौन है, किसके पक्ष में जा रहा है, लेकिन देने वाला कौन है पैसा, ये जानना जरूरी हो जाता है। और इस तरह का गोरख धंधा, इलेक्टोरल बॉन्ड को साफ साफ कहते हैं गोरख धंधा, इस गोरख धंधे को अनुमति प्रदान करने वाले सरकार के लिए, उस सरकार का बिल ड्राफ्ट करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी मंशा क्या थी। और इसी मंशा के पीछे तो सर्वोच्च न्यायालय मोटिव ऑफ द क्राइम, जिस प्रकार से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहा जाता है कि अपराध के पीछे का मोटिव, अपराध के पीछे का उद्देश्य, उसी तरह से इस प्रकार के पारदर्शिता विरोधी कानून बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, यह भी सरकार को बताना होगा। और इन उद्देश्यों के बीच इन दो अधिकारियों को देख करके बहुत सारे आईएएस अधिकारियों को लग रहा होगा कि अच्छा, जो नए नए सेलेक्ट हुए हैं, जो अभी मसूरी में लवासना से निकले होंगे या 1-2 साल पहले निकले होंगे, कहीं एसडीएम होंगे, कहीं ट्रेनिंग कर रहे होंगे, कहीं डीएम होंगे, उन लोगों को भी लग रहा होगा कि अच्छा,
सरकार के गलत कामों में, कथित रूप से गलत कामों में या वास्तविक रूप से गलत कामों में सहयोग करने पर रिटायरमेंट के बाद भी गुंजाइश बची रहती है कुछ मिलने की। और इसी गुंजाइश के सहारे यदि भारतीय लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा तो न्यायपालिका को भी कहीं ना कहीं सक्रियता दिखानी होगी, जुडिशियल एक्टिविज्म की हद तक जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। और यही स्थिति मौजूदा दौर में बनती दिख रही है, क्योंकि संविधान पीठ की बाढ़ आई हुई है। महाराष्ट्र से लेकर कई मामलों पर संविधान पीठ बनी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी बनानी पड़ी, एंटी डिफेक्शन लॉ की समीक्षा के लिए भी संविधान पीठ की बातें हो रही है। दुनिया भर की संविधान पीठ बनी हुई है, लेकिन इस संविधान पीठ बनाने की नौबत जब आ रही है तो इस दौर में इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी बन गई। और आने वाले वक्त में जब संविधान पीठ ये तय करेगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या नहीं है, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच जब ये तय करेगी, उस दौर में ये भी तय हो जाएगा कि इन दो अधिकारियों की भूमिका क्या इन पर क्रिमिनल केसेस चलाने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।